हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ फिज़िक्स की अगली क्लास लेकर। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। और फ्रिक्शन जैसे हमारा कंप्लीट होगा फिर हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि फ्रिक्शन फोर्स है क्या। दूसरा सवाल ये उठता है, क्या फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है या फ्रिक्शन हमारे लिए बुरा है? क्या फ्रिक्शन हमारे लिए सही है या फ्रिक्शन हमारे लिए गलत है? फ्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना? तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करें तो फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन वह बल है। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, है ना? छोटू, निधि, प्रेम, अनिल, ममता, प्रतिभा, उषा, सुरभि, रानी, कार्तिक, आकांक्षा, मयंक, सबिता, प्रिंस, धनराज, दर्शन, धर्मेंद्र, लक्ष्मी, एकता, विजेता, विकास, अभिषेक, गरिमा। चलिए सभी लोग जुड़ चुके हैं तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मामले को। समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए क्वेश्चन वगैरह कैसे बनेगा वो अभी आपको बता देंगे, है ना? और जितना भी पढ़ा है ना उससे रिलेटेड हम 60, 70, 100 के आसपास वन लाइनर भी आपको दे देंगे किसी दिन पीडीएफ में, है ना? 1-2 दिन में देखते हैं 100 के आसपास वन लाइनर भी दे देंगे आपको। किस तरह का वन लाइनर रहता है वो भी आपको दे देंगे, चिंता नहीं करिए। सबसे पहला सवाल उठता है, ये फ्रिक्शन है क्या? तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन वह बल है जो कि किसी भी वस्तु के गति का क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब समझो, अभी पहले लिखने वाला काम कर लेंगे हम लोग। यह ऑब्जेक्ट है, अब यह ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मान लीजिए मूव कर रहा है, ऐसे मोशन कर रहा है। तो फ्रिक्शन जो है ना, इस ऑब्जेक्ट या इस पिंड के मोशन का, इसके गति का क्या करेगा? इसके गति का विरोध करेगा, यानी इसको आगे जाने से क्या करेगा? रोकेगा। यानी कि फ्रिक्शन जो है ना, याद रखिएगा, यह हमेशा जिस तरफ वस्तु का गति होता है ना उसके विपरीत दिशा में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि इधर अगर आपका मोशन हो रहा है, यानी कि गति अगर आपका इस दिशा में हो रहा है, तो जो उसका घर्षण बल लगेगा वो किस में लगेगा? वो वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगेगा। पहली बात तो यह समझ में आ गई। और फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन एक संपर्क बल है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मस्कुलर फोर्स, यानी मान लीजिए अगर कोई ठेला, जो मतलब रिक्शा, मतलब मान लीजिए ठेला जो खींचने वाला है वो धक्का देकर के क्या कर रहा है? ठेले को पुश कर रहा है। आप कोई पत्थर है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, तो वो सब क्या है? मस्कुलर फोर्स है। और मस्कुलर फोर्स जो होता है वो किसका? एक प्रकार का संपर्क बल है। उसी प्रकार जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या है? एक प्रकार का संपर्क बल है, एक प्रकार का कांटेक्ट फोर्स है। यह तभी लगेगा जब कोई दो वस्तु किसमें है, दो पिंड किसमें है? संपर्क में है। अगर संपर्क में नहीं होगा तो आपका घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये। हम लोग जब बात करते हैं कि ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमारे लिए एक अच्छा चीज है या खराब चीज है? फ्रिक्शन गुड है या बैड है? फ्रिक्शन है ना, अच्छा है या बुरा है? तो याद रखिएगा, फ्रिक्शन दोनों हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है? कई बार अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है तो आप गेट को खोलते हैं, आवाज करेगा चें चें, ऐसे आवाज करता है ना गेट को जब खोलते हैं। तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है, कई बार मशीन के जो पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, है ना? फ्रिक्शन के कारण ही किसी ऑब्जेक्ट को हमें एक जगह से दूसरे जगह मूव करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। एक तरह से कहें तो फ्रिक्शन क्या है हमारे लिए? इन सभी मामलों में अगर हम देखें
तो फ्रिक्शन क्या है, ये क्या है, एक नेगेटिव चीज है, बुरा है हमारे लिए। लेकिन अगर फ्रिक्शन अच्छा कैसे है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी घर्षण के कारण ही, अगर घर्षण नहीं होगा ना सर, आप रोड पर, सड़क पर नहीं चल पाओगे। अगर आप सड़क पर चल पाते हैं तो किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण चल पाते हैं। इसलिए देखते हो कभी कभी आप देखते हैं कि जो आपका शूज है या आपका सैंडल है, एकदम क्या होता है, खुरदुरा होता है, नीचे से क्या होता है, रफ होता है। रफ होता है इसलिए आप क्या कर पाते हो, सड़क पर चल पाते हो। इसलिए देखते हैं जब सोल मतलब पूरा रफनेस उसका खत्म हो जाता है तो आप फिसल के गिरने लग जाते हैं। यानी कि फ्रिक्शन जो है, इसके कारण हम क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो यानी कि फ्रिक्शन क्या अच्छा चीज है। कभी माचिस का तीली देखे हो, माचिस का तीली, माचिस का बॉक्स है, उस पर माचिस का तीली लेते हैं, ऐसे तुरंत माचिस जल जाता। वो किसके कारण, वो हमारा क्यों, फ्रिक्शन के कारण ही ऐसा होता है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आप लोग ये बताइए, जो माचिस का तीली होता है उसमें जो लाल लाल या काला काला तरह जो पदार्थ होता है, उसमें किसका यूज होता है, बता सकते हैं आप लोग। कभी आप देखते हैं कार, बस, है ना, इसके टायर्स जो होते हैं, वो टायर्स कैसे होते हैं, ट्रेडेड होते हैं। ट्रेडेड यानी कि खुरदुरे होते हैं, ताकि सड़क और उस टायर के बीच में फ्रिक्शन क्या हो सके, बढ़ सके। यानी कि इस कंडीशन में अगर हम देखें तो फ्रिक्शन क्या है, अच्छा है। बात समझ में आ रही है। यानी कि फ्रिक्शन हमारे लिए क्या हो सकता है, अच्छा। यानी फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, और फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी हो सकता है। यानी कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रेंड एंड फो दोनों है। फ्रिक्शन जो है, अगर हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं तब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, जो बातें हम लोगों ने समझी। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। माचिस की तीली पर किसका यूज होता है, रेड फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का यूज होता है ना। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं घर्षण बल की, यानी फ्रिक्शन फोर्स की। याद रखिएगा, यह एक प्रकार का बल है, यह एक प्रकार का बल है जो किसी पिंड या किसी ऑब्जेक्ट की गति का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। यानी इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which opposes motion of any object, याद रखिएगा, फ्रिक्शन यानी घर्षण बल एक प्रकार का कैसा बल है, एक प्रकार का संपर्क बल है। एक प्रकार का कैसा बल है, संपर्क बल है। एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, एक एक पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, यानी एक प्रकार का कैसा बल है, यह एक प्रकार का कैसा बल है, संपर्क बल है, क्योंकि ये हमेशा दो वस्तु के संपर्क बल में लगता है। प्रक्षेपण गति में परास हाइट का 4 गुना है, तो परास 4r होगा अपने। अरे भाई अभिषेक, मैंने क्या लिखा है, परास जो है हाइट का 4 गुना है, तो रेंज क्या हो जाएगा, हाइट का 4 गुना होगा ना, हाइट का 4 गुना, यानी h इंटू 4 होगा ना, 4h होगा ना, r इज इक्वल टू। आया समझ में? ठीक है अभिषेक बाबू, ऐसे जो है ना, ऐसे सवाल आप लोग लास्ट में, जो डाउट टाइप के क्वेश्चन है लास्ट में पूछिएगा। पहले यहां तक फटाफट से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। ठीक है, कांटेक्ट का मतलब जो कांटेक्ट में रहे,
कांटेक्ट में रहे, है ना, ऐसे संपर्क में रहे, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, तो क्यों, क्योंकि टायर घिस जाता है ना, तो काहे, तो फ्रिक्शन घट जाता है, इसलिए गिर जाते हैं हम लोग। अभी समझेंगे, यानी कि याद रखिएगा घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच लगता है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच लगता है, कभी एक सरफेस पर नहीं लगेगा, दो सरफेस होगा तभी आपका लगेगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू surfaces। अगली बात करें तो याद रखिएगा घर्षण बल हमेशा घर्षण बल हमेशा पिंड की गति के विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से एक एक चीज को समझिएगा। अब ये बताइए, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, मान लीजिए ये सतह है, आप समझो ये सतह है, इसका एरिया कुछ भी है। अब किसी सतह पर फ्रिक्शन फोर्स का मान किस पर डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, मस्कुलर फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, बिल्कुल भाई, पिछली क्लास में लिखाए थे पेंडुलम जी, है ना। अब ये मान लीजिए ये सतह है, ये बिल्कुल स्मूथ सतह है, बिल्कुल एकदम प्लेन है, एकदम चिकना, एकदम चकाचक, एकदम वो है। दूसरा मान लीजिए थोड़ा सा ये जो सरफेस है ये हल्का हल्का क्या है, हल्का हल्का खुरदुरा है, ये सरफेस है। और तीसरा ये मान लो ये बहुत ऐसे खुरदुरा। अब बताओ यहां पर फ्रिक्शन फोर्स किस में, इसमें ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा या इसमें ज्यादा लगेगा। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, याद रखिएगा इस पर सबसे कम लगेगा क्योंकि ये स्मूथ है, और इसमें होगा, इसमें सबसे ज्यादा लगेगा, होगा कि नहीं हो बताओ। यानी कि जो सरफेस जितना खुरदुरा होगा, जितना रफ होगा, है ना, उस पर घर्षण बल का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक, इसमें सबसे कम, इसमें सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या है, जो घर्षण बल है ना सर, याद रखिएगा घर्षण बल का मान सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स always depends on nature of surface, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, घर्षण बल का मान सतह के खुरदुरेपन पर, खुरदुरापन का मतलब है रफनेस, खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सतह जो है हमारा कितना रफ है, सतह जो है हमारा कितना रफ है। इरेग्युलरिटी के कारण जो सरफेस के अंदर जो इरेग्युलरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका मान, है ना। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे।
फटाफट पहले इसे लिखो। ठीक है, चलिए, यानी कि आपको क्या समझ में आया? अभी आप चीजों को समझिए, फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रफनेस ऑफ सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस ऑफ सरफेस, यानी कि घर्षण बल जो है यह समानुपाती होता है किसके? सतह के खुरदुरेपन पर। यानी जितना सरफेस रफ उतना ही आपका फ्रिक्शन ज्यादा, जितना सरफेस कम मतलब जितना रफनेस कम उतना ही फ्रिक्शन कम। अभी आ रहे, याद रखिएगा ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ध्यान से बात को समझिए, क्या ये सतह के एरिया पर डिपेंड करेगा क्या साहब? बताइए। अभी एयर लिखेंगे, एयर में भी लगेगा, लिक्विड में भी लगेगा। एयर में जब फ्रिक्शन लगता है क्या बोलते हैं, लिक्विड में जब लगता है क्या बोलते हैं, सब लिखाएंगे। छोटू बाबू इंतजार करिए, एक एक चीज लिखेंगे, अभी हम फ्रिक्शन कंप्लीट नहीं किए हैं। अब सतह का क्षेत्रफल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का मान? बिल्कुल नहीं करेगा। याद रखिएगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान या घर्षण बल का मान, घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है सर। जो सरफेस एरिया होता है सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। ठीक, सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा। हां, जो मतलब ऑब्जेक्ट है उसका शेप कैसा है, ऑब्जेक्ट का शेप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जो सरफेस का एरिया है, उसका जो क्षेत्रफल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा ये। और याद रखिएगा, जब भी फ्रिक्शन फोर्स, कई बार पूछता है फ्रिक्शन फोर्स किस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है। आप लोग देखो, ये हाथ लो, ऐसे करो, इसके बाद ऐसे 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 ऐसे, ठीक ठीक है। हाँ, घर्षण कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता है खुरपति जी, बहुत कम मात्रा में घर्षण हमेशा लगेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, उसके ऊपर दो प्रकार का बल हमेशा काम करता है सर। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो प्रकार का बल हमेशा काम करेगा, एक तो गुरुत्वाकर्षण बल और एक घर्षण बल। अब देखिए, ये दो सतह है, इसको हमने क्या किया, ऐसे 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 गर्म हो रहा है, स्थिर रखो स्थिर रखो, गर्म हो रहा है क्या? जैसे थोड़ा थोड़ा ऐसे किए गर्म होना शुरू हो गया। यानी कि ये क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी को, गतिज ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि घर्षण बल क्या करता है, घर्षण बल गतिज ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, उष्मीय ऊर्जा में बदलता है, उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स के एग्जाम्पल की। पहले आप लोग इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। गतिज ऊर्जा मतलब मूव कर रहे हैं, तो ये गति कर रहा है ना जी। जब गति कर रहे हैं तो इसमें गतिज ऊर्जा होगा ना। नहीं समझ में आया है? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, ये भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती लिखा हुआ है, ये ऐसे समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लिख लीजिएगा। फ्रिक्शन फोर्स कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं।
इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, समानुपाती का मतलब यह है भाई कि इसका मान बढ़ाओ, इसका रफनेस बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा। बिल्कुल बोट में भी यूज होता है, सब बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार करिए। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह देखिए आपके एग्जाम में नहीं पूछता है राहुल, इतना डिटेल में नहीं पूछते हैं आपके एनटीपीसी में, है ना। हाँ, बोलोमीटर से ऊष्मीय विकिरण मापते हैं, बिल्कुल। बिना गति के घर्षण बल नहीं लगेगा, अगर कोई वस्तु गति नहीं कर रहा है तो उस पर घर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा फ्रिक्शन फोर्स का। पहला, घर्षण के कारण ही या घर्षण बल के कारण ही हम सड़क पर चल पाते हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो हम लोग सड़क पर नहीं चल पाएंगे। दूसरा, हमारे शूज, सैंडल के सोल खुरदुरे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण का मान, ताकि घर्षण को बढ़ाया जा सके, ताकि घर्षण को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तीसरा, कार, बस, ट्रक, बाइक के टायर खुरदुरे यानी ट्रेडेड होते हैं, खुरदुरे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण का मान बढ़ाया जा सके। चौथा, माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे पर रगड़ने पर घर्षण के कारण ही जलता है। यानी अगर घर्षण नहीं हो तो वो नहीं जलेगा। हाँ बिल्कुल शिवांगी जी, अभी आते हैं, सारा पॉइंट लिखेंगे, चिंता मत करिए। हवा में भी घर्षण होता है, अभी आप लोग इंतजार करिए, एक एक चीज देखेंगे। ठीक है, एक एक चीज देखेंगे वहां पर, है ना। चलिए फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। यहां तक लिख लिया सब? क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पांचवा, फ्रिक्शन के कारण ही हम कील को, कील यानी जो नेल होता है ना, कांटी जिसे बोलते हैं, कांटी, नेल को दीवार में फिक्स कर पाते हैं। छठा याद रखिएगा, हम बर्फ पर नहीं चल पाते हैं क्योंकि
बर्फ पर फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होता है। यह सारा एग्जांपल याद रखिएगा, एक एक एग्जांपल से आपके एग्जाम में सवाल बनता है। फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होता है, इसलिए हम बर्फ पर नहीं चल पाते हैं। बर्फ पर चलने पर क्या होता है, फिसल जाते हैं। ठीक, इसके बाद की बात करें, 7वां, हम बालू पर सैंड। अच्छा, आप लोगों से 2 सवाल है। सबसे पहला सवाल है, सूखी बर्फ किसे कहते हैं, यह बताओ। सूखी बर्फ किसे कहते हैं, है ना। और दूसरा सवाल है, बालू का क्या सूत्र है, बालू का सूत्र क्या है। 2 सवाल है, आप लोग बताइए। हम बालू पर नहीं चल पाते हैं क्योंकि बालू पर घर्षण का मान अधिक होता है। बालू पर घर्षण बल का मान अधिक होता है। बालू पर घर्षण बल का मान क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। जो सूखी बर्फ होता है, इसका किसे कहते हैं, सूखी बर्फ, ड्राई आइस। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉलिड CO2 को या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, सूखी बर्फ कहते हैं। और बालू का सूत्र क्या होता है, SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और एक चीज याद रखिएगा सर, एक बालू होता है मोनाजाइट। कहां मिलता है, केरल में, है ना, केरल में। ठीक, मोनाजाइट। और ये जो मोनाजाइट है, ये किसका अयस्क है, ये थोरियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, थोरियम का अयस्क है। क्लियर है पॉइंट। इसे पहले लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे। सर प्लीज बताएं, दीवार पिन कील ठोकने पे कैसे फ्रिक्शन होता है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं होगा ना दीवार के उसमें, वॉल में, तो वो मतलब एक दूसरे के सतह पर वो पकड़ेगा ही नहीं, जकड़ेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए फटाफट पहले इसे लिखो, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और भी लिख लीजिएगा, जरूरी है वो भी लिख लेना। फ्रिक्शन के कारण ही हम कागज पर लिख पाते हैं। इसलिए कागज पर क्या करो, एक काम करना तुम लोग, कागज पे ना पाउडर डाल दो, अब पाउडर डाल के घस दो कागज को, करके देखना, उसके बाद लिखना, लिखाता है, नहीं लिखाएगा। या फिर क्या करो, कागज पर तेल लो, तेल पूरा लगा दो, लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे, करके देखना है। यानी कि अगर हम कागज पर लिख पाते हैं तो यह भी किसके कारण लिख पाते हैं, यह भी फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग ये बताइए, जो कागज है, कागज यानी पेपर, पेपर जो है ये किससे बना होता है, किससे बना होता है, आप लोग ये बताइए। अब देखिए, अगर कोई बॉल है, कोई बॉल, यहां तक लिख लिया सब, यहां तक लिख लिया सब, अरे वो तो ठीक है, लेकिन कागज किससे बना होता है, वो आपका लकड़ी वगैरह तो बराबर है, लेकिन याद रखिएगा लकड़ी में क्या होता है, सेलुलोज। क्या, सेलुलोज से। किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है ना, याद रखना। आगे चला, यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। ट्रेन के पहिए में भी, वहां पर भी जो पहिया होता है ना, उस दोनों के बीच फ्रिक्शन काम करता है वहां पर, है ना, वहां पर लेकिन दूसरे तरह का फ्रिक्शन काम करता है, वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन। अभी टाइप ऑफ फ्रिक्शन पे आता है ना बाबू, तो बताएंगे, है ना।
हाँ बिल्कुल प्रतिक्रिया है ना। बालू पर घर्षण अधिक होने के कारण हम बालू पर चलना हमारे लिए समस्या, बालू पर चलो चलने में दिक्कत होगा, नहीं चल पाओगे, काहे कि वहां पर फ्रिक्शन फोर्स का मान ज्यादा है बालू पर। और बर्फ पे हम लोग नहीं चल पाते हैं, तो बर्फ पे इसलिए नहीं चल पाते हैं क्योंकि बर्फ पर फ्रिक्शन फोर्स का मान कम होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा, नोट्स आप लोगों को नहीं मिला है ना, तो नोट्स देखिए, नोट्स का अभी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट में ना आपको बता दूंगा नोट्स को डाउनलोड करने के लिए कैसे करना है, लास्ट में अभी आपको बताएंगे। लास्ट में आप हमको याद दिलाइएगा, सबको बता देंगे, जिसको जिसको नोट डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है, कैसे नोट डाउनलोड होता है पूरा लिखा देंगे आपको। ठीक है, मतलब कैसे बता देंगे पूरा, कैसे कैसे नोट डाउनलोड होता है, सब लोग देख लेना लास्ट में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं। अगला, अगर किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर घर्षण बल नहीं लग रहा है, समझिएगा ध्यान से, तो वह एक समान वेग से गति करेगी। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मतलब ये कोई सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है, और इस पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, चल रहा है ऐसे। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा है, यहां पर नो फ्रिक्शन है ना। ऐसा देखिए, ऐसा संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई भी सरफेस होगा अगर, वहां पर थोड़ा बहुत फ्रिक्शन काम करेगा ही करेगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत मात्रा में फ्रिक्शन हमेशा काम करेगा, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा सरफेस है, कोई ऐसा सतह है जो कि बिल्कुल स्मूथ है, कोई मतलब बिल्कुल क्या है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या है, 0 है, नहीं के बराबर है, तो वो आपका एक समान वेग से क्या करता रहेगा, गति करेगा, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई बॉल है, कभी आपने देखा है, जो बॉल है ना, ठीक है, बॉल जो है, बॉल को आप क्या करिए, जमीन पर आप फेंकिए, बॉल को आप क्या करिए, जमीन पर फेंकिए, वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बॉल रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, वो रुक भी नहीं करेगा। क्लियर है पॉइंट? बर्फ पे फ्रिक्शन हर जगह होगा, लेकिन बर्फ पर फ्रिक्शन का मान बहुत कम होगा। वाटर में भी ज्यादा फ्रिक्शन लगता है ना, इसलिए पानी पर चलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि पानी के द्वारा भी फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। अभी हम पानी वाला बात करेंगे, आगे चलेंगे तो। ठीक है, बालू पर देखो, जब बालू पर आप चलते हो, ये बालू, ये यहां पर पूरा सैंड है ना, सैंड पे आप चल रहे हैं, तो सैंड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इसके द्वारा आपके ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है, ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होता है, इसके कारण आपको बालू पर चलने में परेशानी होती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक? बात समझ में आ गई? हाँ, टाइल्स भी स्मूथ होता है, डेफिनेटली स्मूथ होता है, उस पर आप अगर चल पाते हैं तो इसलिए क्योंकि आपका जो सैंडल है, आपका जो तलवा है, उसमें हल्का फ्रिक्शन काम कर रहा है, तभी आप चल पा रहे हो, है ना। इसलिए टाइल्स सब पे कभी आप ज्यादा जल्दी में अगर खाली पैर चलते हैं तो आप फिसल भी जाते हैं, है ना, फिसल भी जाते हैं। बात समझ में आ? क्लियर है? अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल, मतलब पूरी तरह से फ्रिक्शन को नहीं हटाया जा सकता है ना, पूरी तरह से फ्रिक्शन को नहीं हटाया जा सकता है।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग किसका किसका यूज करते हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रिक्शन के ऊपर किसका किसका यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, अब हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, बाकी देखिए हैं तो बहुत सारी चीजें, लेकिन आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालने के लिए जो ज्यादा आवश्यक है उस पर हम लोगों को फोकस करना है। ठीक है ना सर। अभी एयर वाला लिक्विड वाला आते हैं, थोड़ा सा सब्र रखा करो यार, तुम लोग ना मतलब हमेशा 4 कदम आगे चलते हो, तुम लोगों को कितना भी समझाते हैं साथ साथ चला करो। याद रखिएगा, किसी सतह पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट या किसका यूज करते हैं, स्नेहक, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई सतह है, कोई सरफेस है, उस पे अगर हमें क्या करना है, फ्रिक्शन को कम करना है, घर्षण को कम करना है, उसके लिए हमें किसका यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट या स्नेहक का यूज कर सकते हैं। और ये लुब्रिकेंट जो होता है ठोस भी हो सकता है, ठोस यानी सॉलिड, और जो सॉलिड वाला जो आपका कौन सा सॉलिड रूप में मिलने वाला कौन सा लुब्रिकेंट है, ठीक है, कौन सा लुब्रिकेंट है सॉलिड वाला, तो याद रखिएगा आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका यूज करते हैं लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में। दूसरा टाल्कम पाउडर होता है, जो कैरम बोर्ड वगैरह पे डालते हैं ना, टाल्कम पाउडर है ना, इसको आप टाल्कम पाउडर भी लिख सकते हो, इसको आप ग्रेफाइट लिख सकते हैं। और यहां से याद रखिएगा ग्रेफाइट से आप लोग जो लेड पेंसिल देखते हो ना, लेड पेंसिल, जैसे आप लोग पेंसिल से डायग्राम वगैरह बनाते हो, चित्र वगैरह बनाते हो, तो वो जो पेंसिल के अंदर जो लेड होता है, उस पेंसिल के अंदर जो क्या होता है, लेड होता है, वो किसका बना होता है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन एनी सरफेस लुब्रिकेंट इज यूज्ड, लिख लीजिएगा इंग्लिश में जिसको लिखना है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन एनी सरफेस लुब्रिकेंट इज यूज्ड। और यह है आपका कौन सा, पहला है सॉलिड। दूसरा लिक्विड, द्रव के रूप में जो आपका फ्रिक्शन यूज हो, द्रव के रूप में जो लुब्रिकेंट यूज होता है आपका मोबिल। देखते हैं जब आपका बाइक वगैरह है, कार वगैरह है, उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन जब बढ़ जाता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर क्या दे देते हैं, वहां पर आपका ग्रीस दे देते, मतलब मोबिल डाल देते हैं उसमें। ठीक है, क्या डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं। इसके बाद याद रखिएगा ऑयल, ऑयलिंग करते हैं, तेल डाला जाता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, यह लिक्विड वाला यू लुब्रिकेंट है। और तीसरा है सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड यानी अर्ध ठोस, यानी कि थोड़ा ठोस भी रहेगा, थोड़ा उसमें लिक्विड में मिला रहेगा, अर्ध ठोस। अर्ध ठोस जो होता है, याद रखिएगा इसके रूप में किसका यूज करते हैं, ग्रीस का यूज करते हैं, ग्रीस का, है ना, ग्रीस का यूज किया जाता है। ये सब क्या है, ये सब सेमी सॉलिड है ना। इन सब के हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। वैक्स, बिल्कुल डेफिनेटली वैक्स है, या जिसे मोम कहते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अभी नोट्स वाला आपको बताएंगे, नोट्स वगैरह कैसे डाउनलोड करना है वो बताएंगे आपको, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे।
अब हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं, है ना। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग टाइप ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए एक चित्र पहले देखते हैं, तो आपको यह ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि ऊंट का जो पैर होता है ना, उसका अलग तरह का वो होता है, वो जिसके कारण क्या होता है, वो उसके ऊपर फ्रिक्शन को क्या कर लेता है, थोड़ा कम कर लेता है। समझिएगा आप थोड़ा ध्यान से पहले। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, अभी एक चित्र दिखाते हैं तो आपको इससे क्या होगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं चित्र ढूंढ रहा हूं, एक बार वो चित्र मिल जाए। चलिए यही वाला चित्र ले लेते हैं। देखिए, समझ, यहां पर ये किस में है, रेस्ट में है। ये क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। और यहां पर आपका क्या है, रोल कर रहा है ना, रॉक एंड रोल वाला रोल कर रहा है। रेस्ट यानी ये किस में है, विराम में है। अभी आप समझिएगा ध्यान से। और ये किस में है, गति में है। और ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, लौट रहा है, मतलब समझो। ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन एक्चुअली में आपका 3 तरह का होता है। अब मान लीजिए, आप ध्यान से समझो, एक कोई वस्तु है ऐसे स्थिर है, समझना। एक दूसरा वस्तु है, ये ऑलरेडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और ये मान लीजिए एक ऐसे वस्तु है, इसके नीचे हमने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे पहिया लगा दिया है। ध्यान से समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा रुको। मैं अभी आपको पहले 3 चीज समझाता हूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। ध्यान से समझिए। यहां पर ये पिंड है, ये किसमें है, विराम में है। और मान लो इसको, अब इसको मोशन में लाने के लिए हम यहां पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F1 मान लो। और ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, हल्का हल्का धीरे धीरे स्लोली मूव कर रहा है। और इसको इसी स्पीड से मूव कराने के लिए हम एक फोर्स लगा रहे हैं, क्या, F2। और यहां पर सेम उसी स्पीड से मूव कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F3। ध्यान से मेरी बात को समझना। अभी पहले क्या बोले हम, यह वस्तु रेस्ट में है, विराम में है, समझो। यह वस्तु विराम में है, यह हल्का सा क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, थोड़ा सा क्या कर रहा है, ये धीरे 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 मूव कर रहा है, स्लाइड कर रहा है हल्का सा। और ये जो है यहां पर पहिया लगा हुआ है। अब इसको भी मान लो हमें 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कराना है, इसको भी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कराना है, इसको भी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से मूव कराना है। समझना अभी पहले, यहां पर हमको लगाना पड़ेगा क्या, F1 लगाना पड़ेगा। यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, F2 लगाना पड़ेगा मान लीजिए। और यहां पर हमने F3 लगाया। अब आप यह बताओ, यहां पर हमको सबसे ज्यादा बल किस कंडीशन में लगाना पड़ेगा, इस F1 वाले में या फिर F3 वाले में, आप बताइए। यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, F1 होगा, क्योंकि यहां पर स्टैटिक है, ये स्थिर है ये। इसके बाद यहां पर ये थोड़ा सा स्लाइड कर रहा है, यहां पर थोड़ा कम फोर्स भी लगाएंगे तो ये सेम स्पीड पे चला जाएगा, यानी कि F1 जो है ये सबसे ज्यादा होगा, F2 उससे थोड़ा सा कम होगा। और ये जो पहिया लगा हुआ है ना, ये पहिया,
इसके कारण क्या होगा, इसे हम थोड़ा सा भी हल्का भी पुश करेंगे तो वो उस स्पीड से चलने लगेगा, यानी कि यहां पर ये जो F3 है ना, ये क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। बस ये 3 चीज समझ में आएगा। यही है आपका 3 तरह का फ्रिक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अभी लिखाएंगे, एक एक पॉइंट आपको लिखाएंगे, पहले समझना जरूरी है। स्थैतिक घर्षण बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि लोटनिक घर्षण। इसे बोलते हैं विसर्पी घर्षण। ठीक, यानी कि जब कोई वस्तु, अब यहां पर चीजों को समझिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे सबका एग्जाम्पल अभी आपको लिखाएंगे, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है। तो याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है जब कोई वस्तु रेस्ट में है और उसको जब हम मोशन में ला रहे हैं, उसके रेस्ट में कोई वस्तु है और उसे हम गति में ला रहे हैं, उस दौरान जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। नाम में ही क्या है, स्थिर है वस्तु। कोई वस्तु स्थिर है, स्टैटिक है, और उसे क्या करना, उसे जब रेस्ट से हम किस में लाएंगे, मोशन में लाएंगे, उस दौरान जो उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन काम करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थिर घर्षण कहेंगे। दूसरा, ये कोई सरफेस है, उस सरफेस पर कोई पिंड ऑलरेडी स्लाइड कर रहा है। ऑलरेडी क्या कर रहा है, हल्का हल्का क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, हल्का हल्का मूव कर रहा है। और इस दौरान जो इसके ऊपर हम बल लगाएंगे तो यहां पर इसके और इसके सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो क्या होगा, वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। इसी को हम लोग डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन। यहां पर ये हल्का हल्का चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। इसलिए देखते, जब भी शुरू में ध्यान से मेरी बात को समझो, कभी आप लोग कर सकते हैं, घर में सोफा होगा, टेबल होगा, कुछ भी है, उसको पहले थोड़ा सा धक्का दो। शुरू में ना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लगा के देखना, शुरू में ज्यादा फोर्स लगेगा और जैसे एक बार मूव करने लग जाएंगे तो हल्का 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 धक्का दोगे, चलता रहेगा। वो होता है ना जी, हाँ या नहीं बताओ। वो जो शुरू में ज्यादा फोर्स काहे लगाना पड़ रहा है, काहे कि शुरू में कौन सा फ्रिक्शन काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट को समझे, लिखने वाला काम तो कर ही देंगे हम। एक बार जब चलने लगता है तो उसके ऊपर हल्का हल्का भी फोर्स लगाता है ना, तो वो चलता रहता है। काहे कि वो अब स्लाइडिंग में आ गया है, वो स्लाइड करने लग गया है। और जब स्लाइड करने लग गया, उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण आपका जो फ्रिक्शन फोर्स का मान है ना, वहां पर अब कौन सा फ्रिक्शन काम करने लग गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करने लग गया। यानी एक बार जब चल दिया तो वहां पर अब क्या कर रहा है, वो एक सरफेस पर स्लाइड कर रहा है। अब वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान, वहां पर कौन सा फ्रिक्शन काम करने लगेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करने लगेगा। और आपको बताए हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसका मान क्या होता है, कम होता है। अब मान लो हम क्या करें, अब उसके नीचे क्या करते हैं, पहिया लगा दें। पहिया लगा देंगे तो और आसान हो जाएगा उसको धक्का देना, है ना। पहिया लगा देंगे तो और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा उसको धक्का देना। यानी कि वो क्या करेगा, उस सरफेस पर रोल करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। जैसे साइकिल का पहिया है, कार का पहिया, उसके बीच में ना देखते हैं एक बैरिंग यूज होता है। क्या यूज होता है, एक बैरिंग यूज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल बियरिंग। और आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये जो बॉल बियरिंग है वो किस फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट करता है, बताइए। बॉल बियरिंग क्या करता है पता है, वो इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को
या इसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन, इसी को डायनामिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किसमें, या काइनेटिक फ्रिक्शन को किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। स्लाइडिंग को किसमें कन्वर्ट करता है, रोलिंग में। अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का मान सबसे ज्यादा, इसके बाद कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मान उससे कम, इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन का मान इससे कम, सबसे कम किसका मान, रोलिंग फ्रिक्शन का मान। बात समझ में आ गया? अरे हाँ नहीं बताओ, तीनों फ्रिक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? हमारा काम है मैन आप लोगों को दिमाग में घुसाना, बाकी तो लिखा ही देंगे आपको, लिखाने में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक, चलिए तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज सवाल नहीं है क्योंकि अब समय नहीं बचा है सवाल का, सवाल आपको कल करवाएंगे। ठीक है, कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा ग्रेविटेशन, अभी इसके बारे में आपको लिखा देंगे। ये मैंने आपको बताया है यहां पर कि इस तीनों को हमें इस स्पीड में लाना है, इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड में लाना, इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड में लाना है, और इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड में लाना। इसके लिए हमें इस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर ये स्थिर है तो। यहां पहले से थोड़ा थोड़ा स्लाइड कर रहा है तो कम फोर्स लगाएंगे, वो इस स्पीड में आ जाएगा। और यहां पर पहिया लगा दिया तो और बहुत कम बल में ही वो क्या आ जाएगा, सेम स्पीड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हाँ, कल इससे रिलेटेड जो है ना, कल आपको क्वेश्चन करवा देंगे। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। इस वीक का एक भी क्लास आप लोग मिस मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी ग्रेविटेशन में ही आपको बताएंगे कैपलर का लॉ क्या होता है, पोल पर रहेंगे तो हमारा वजन कितना होगा, इक्वेटर पर आएंगे तो क्या वजन रहेगा, सब बताएंगे आपको, एक एक चीज बताएंगे। हवा में कैसे फ्रिक्शन लगता है, पानी में कैसे फ्रिक्शन लगता है, ये सब बताएंगे आपको। कब? कल की क्लास में। कल हम लोग पहले 10-15 मिनट लगेगा इस फ्रिक्शन को खत्म करने में, 15-20 मिनट लगेगा फ्रिक्शन को खत्म करने में। फ्रिक्शन खत्म कर लेंगे, फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ठीक है, और कल ही देखते हैं, कल या परसों आप लोगों को वन लाइनर जो मैंने बोला है ना 100 के आसपास अभी तक जितना किए हैं, उससे रिलेटेड 100 वन लाइनर भी हम दे देंगे आपको, है ना। इस इसी 1-2 दिन में दे देंगे। ठीक है, बाकी जो वन लाइनर आप लोग लिखते हैं वो तो लिखते रहिए। कितना वन लाइनर पॉइंट हो गया तुम लोगों का, कितना वन लाइनर पॉइंट हो गया? अभी न्यूमेरिकल भी कराएंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल कराएंगे आपको। ठीक है, ज्योग्राफी से कितना आ जाएगा, लगभग 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा ज्योग्राफी से। चलो कोई नहीं, जब खत्म होते होते कम से कम तुम लोगों का वो जो वन लाइनर वो भी 1000 प्लस पहुंच जाएगा, 1000 से ऊपर हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए खुद से भी करिए सर, है ना। आप लोग खुद से भी जितना क्वेश्चन कर सकते हैं ना उतना क्वेश्चन करिए खुद से। जो डाउट होता है आप हमसे पूछा करिए। फिजिक्स से लगभग आपके एग्जाम में मान लीजिए कि 6-7 क्वेश्चन, 6 के आसपास, 7 के आसपास रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, और एक बार नोट बन जाने दो आप लोग, है ना। फिजिक्स का नोट एक बार जब बन जाएगा ना, आप देखिएगा बहुत बेस्ट नोट बनेगा आपका फिजिक्स का। लेकिन जितना करा रहे हैं आप उसे करिए, एक एक चीज जितना लिखाते हैं ना आप उसे लिखिए। अरे नोट कहां से मिलता है एक बार आपको बता देते हैं, रुकिए 1 मिनट। एक मिनट, नोट कैसे मिलता है ना मैं आपको 1 मिनट बताता हूं, रुक जाइए। नोट कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूं, जस्ट रुकिए। ये लॉगिन कैसे करते हैं इसमें, एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। अच्छा बताओ, अच्छा एक मिनट, किसी का है नहीं, किसी का अवेलेबल।
अब देखो मेरे पास अभी ना लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं, हम ना कल एक बार इसको ना आप लोगों को बता देते हैं, है ना। कोई भी देखो प्रीवियस ईयर का ना कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक ले लीजिए। हाँ अनिस बताओ है ना, केमिस्ट्री से भी लगभग 6-7 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो यहां से लॉगिन करोगे ना, अभी तो अब हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है नहीं, है ना। क्या करेंगे, कल आपको बता देंगे, स्टार्टिंग में ही आप लोग याद दिला दीजिएगा, है ना। आप लोग कल स्टार्टिंग में ही याद दिला देना, मैं सबको बता दूंगा कैसे कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। कैसे कैसे डाउनलोड करना है सबको बता देंगे कल, है ना, ठीक है। टेक्नीशियन के लिए इनफ है, हाँ जो CBT 1 होता है ना उसके लिए इनफ है, ठीक है। पूछिए क्या डाउट है संजना, डाउट पूछिए क्या। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़ना है लगभग 14-15 चैप्टर पढ़ना है उसमें, ठीक है। हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएगा, वही 5-6 क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री से भी, ठीक है। सबको पता, पूरे साइंस से लगभग 20 क्वेश्चन आएगा आपका। चलिए कल हम दे देंगे, कल तक आप लोगों को ना कल 100 वन लाइनर दे देंगे, आप लोग वन लाइनर उसे लिख लीजिएगा, जो कल देंगे ना 100 वो सब लिख लेना आप लोग नोट में। हाँ लेकिन लिखना ऐसा नहीं कि PDF में छोड़ देना, खाली छोड़ना ना है, PDF में लिखना है, ठीक है। जो देंगे 100 वन लाइनर उसको बैठ के नोट में लिखना, ठीक है, तभी फायदा है देने का। अब देखो अभी हमको ना लॉगिन आईडी पासवर्ड है नहीं पता, ये कल हम लोग आप लोगों को बता देंगे, जो भी होगा ना कल आपको बता देंगे, चिंता मत करो, सबका PDF डाउनलोड होगा, ठीक है, सबका PDF डाउनलोड होगा, कल बता देंगे कैसे डाउनलोड होगा। सर जब फ्रिक्शन गति के विरोध करता है, थोड़ा सा ऊपर करिएगा, क्या था, जब फ्रिक्शन गति का विरोध करता है तो इसका मान बढ़ाया क्यों जाता है। फ्रिक्शन गति का विरोध करता है ना, मतलब इसलिए क्योंकि ताकि देखिए अलग अलग जगह पर ना फ्रिक्शन, मैंने क्या बताया, ये अच्छा भी है ये बुरा भी है। मतलब अगर हम मान लीजिए फ्रिक्शन को नहीं बढ़ाएंगे ना तो सरफेस पर हम चल ही नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए फ्रिक्शन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार पे जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे कार रुकेगी ही नहीं, ठीक है ना। हाँ मतलब सब पोस्ट देखिए, हर पोस्ट में मेडिकल होता है, लेकिन सभी पोस्ट के मेडिकल का ना कंडीशन अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा जो टफ मेडिकल होता है ना वो 2 पोस्ट का होता है, एक स्टेशन मास्टर का, है ना, और जो दूसरा होता है आपका गुड्स गार्ड, जैसे आप ट्रेन मैनेजर कहते हैं। इन दोनों का जो मेडिकल होता है ना वो सबसे मुश्किल वाला मेडिकल होता है। बाकी जो ALP का भी मुश्किल होता है मेडिकल उनका भी, बाकी ये जो CA TA और आपका ECRC है, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क है, और जो अदर पोस्ट हैं उसका मेडिकल उतना टफ नहीं होता है ना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं, हाँ दे देंगे कल वन लाइनर वाला भी PDF दिखा भी देंगे, दे देंगे और दिखा भी देंगे, चिंता मत करो। ये कल पूछ लेना अभी से, क्योंकि अब मेरी अगली मतलब क्लास वगैरह है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर कल की क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।